हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी क्लासेस में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है फार्मासिस्ट की मैराथन सीरीज चल रही है। जी हाँ, लगभग 5000 एमसीक्यू सीरीज, हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट से आपका यहाँ पे एमसीक्यू को हम सॉल्व कराते हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम आपको बताते हैं। पिछले फार्मासिस्ट एग्जाम में किस प्रकार के एमसीक्यू उस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए हैं और इस बार यानी आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के आ सकते हैं, सारी बातों की सारी चीजों की चर्चा हम यहाँ पे अपने इस वीडियो में करते हैं। ये सीरीज आपके हर फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, तो अपने सभी दोस्तों तक ये सीरीज जरूर शेयर करें। जी हाँ, खासकर एमपी फार्मासिस्ट, हरियाणा फार्मासिस्ट, रेलवे, एसएससी, एसआईसी, एम्स, एनएचएम, इसरो, सिपॉय, एसईसीएल, एनसीएल, एनटीपीसी, एसबीआई फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जितनी भी फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं, वैकेंसी आती है, सब में ये आपका सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसी हिसाब से इसको आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखते चलिए। सारा सब्जेक्ट का जो भी आपको वीडियो देखना हो सब वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। चलिए, आज का जो हमारा एमसीक्यू सीरीज होने वाला है किस टॉपिक किस सब्जेक्ट से होगा? जी हाँ, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के आने वाले हैं दोबारा से, जिसमें हम पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म के एमसीक्यू को देखेंगे। जी हाँ, पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इन्हीं पेरेंटल डोजेज फॉर्म के एमसीक्यू को आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो में पूरे क्लास में बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। जी हाँ, चलिए आज का पहला एमसीक्यू स्टार्ट कर देते हैं डियर। डीएसएसएसबी 2019 फेज 2 का क्वेश्चन, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2019 फार्मासिस्ट फेज 2 का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? द टेस्ट यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन इज द। जी हाँ, हमारे ऐसा टेस्ट जो कि पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन के डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है, ऐसा टेस्ट क्या होता है? EICAR टेस्ट होता है, ब्लड कल्चर टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, या लाल है ना, लिमुलस एमिबोसाइट लाइसेट टेस्ट। जी हाँ, जब बात होती है पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन का किसी भी हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट में, तो वो टेस्ट आपका कहलाएगा लाल टेस्ट। क्या कहलाएगा डियर? मेनली कहलाता है लाल टेस्ट। जी हाँ, लाल टेस्ट, लिमुलस एमिबोसाइट लाइसेट टेस्ट बोला जाता है। पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन को हमारा मेजर करता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वगैरह होती हैं उसके पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन को मेजर करने के लिए हमारा लाल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? बफर्स आर एडेड इन द स्टेराइल प्रोडक्ट to maintain the sterility, to maintain the pH, to maintain viscosity, to maintain isotonicity। देखिए, जो बफर्स हमारा यूज किया जाता है स्टेराइल प्रोडक्ट में, वो मेनली आपके पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है। जी हाँ, ऑप्शन हमारा क्या है? पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर हमारे यूज किए जाते हैं कि भैया पीएच चेंज वगैरह है उसको रजिस्ट करता है, अलग अलग जो हमारे एसिडिक बेसिक कंपाउंड है, तो बफर वहां पे यूज किया जाता है। क्लियर है डियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है HPSSC हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2018 फार्मासिस्ट में पूछा गया है। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इज free from microorganism, does not contain antimicrobial agent, has pH between 5 to 7, या all of the above। देखिए, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन का मतलब ये होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री भी होता है, साथ ही साथ इसमें एंटीमाइक्रोबियल एजेंट नहीं होता और इसका pH 5 से 7 के बीच में होगा। यानी कि ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द SWFI स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। देख सकते हो भैया कि भैया इसमें माइक्रो बायोलॉजिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की नीड नहीं है, pH 5 से 7 होता है और नॉन पायरोजेनिक होता है। ये हमारा स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन होगा। आगे चलते हैं। ये भी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2018 में पूछा गया है। टाइप 2 ग्लास इज अ बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, 4 प्रकार के ग्लास हमने देखे थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। ये हमारा क्या था? हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। तो सेकंड वाला क्या होता है? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ऑप्शन सी लगा दिया जाए। जी हाँ, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास हमारा टाइप 2 का ग्लास हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के ग्लास। टाइप 1 हमारे हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइम,
टाइप 4 जिसे हम जनरल पर्पज या नॉन पेरेंटल बोलते हैं, ये पेरेंटल के लिए यूज नहीं होता। बाकी टाइप ऑफ टेस्ट में देखा जाए तो टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 में पाउडर्ड ग्लास होगा और सिर्फ टाइप 2 में वाटर अटैक टेस्ट होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके लिए यूज होते हैं, है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टेबल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है BSSC 2000 बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2019 फार्मासिस्ट में पूछा गया है, Which of the following routes of the drug administration is not parenteral? जी हाँ, इनमें से कौन सा रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का पेरेंट्रल रूट नहीं है? देखिए IV इंट्रावेनस भी पेरेंट्रल है, पैराथेन इंट्रान, सबक्यूटेनियस भी पेरेंट्रल रूट होता है, इंट्राडर्मल भी पेरेंट्रल रूट होता है, लेकिन सबलिंगुअल यहाँ जीभ के नीचे सबलिंगुअल तो पेरेंट्रल है नहीं, तो यहाँ पे नॉट पेरेंट्रल पूछा जाएगा तो नॉट पेरेंट्रल में आपका सबलिंगुअल रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग रूट है, सबलिंगुअल हमारे नॉन पेरेंट्रल होते हैं और बाकी आपका सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, IV, IM सब ये हमारा इंट्रापेरिटोनियल सब का सब पेरेंट्रल रूट होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केरला फार्मेसी 2020 में पूछा गया है, वाटर अटैक टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लास? जी हाँ, वाटर अटैक टेस्ट देखिए मैंने बताया था ना, टाइप 1 में, टाइप 3 में और टाइप 4 में क्या होता है, पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होता है, पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होता है, जबकि टाइप 2 में हमारा वाटर अटैक टेस्ट होता है। जी हाँ, टाइप 2 ग्लास यहाँ पे राइट हो जाएगा कि वाटर अटैक टेस्ट टाइप 2 ग्लास, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होने वाला है। जी हाँ, देख सकते हो पाउडर्ड ग्लास 1 में, 3 में, 4 में होगा, जबकि टाइप 2 में आपका वाटर अटैक टेस्ट होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आर मेड ऑफ? जी हाँ, जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर होते हैं वो बने होते हैं किसके बने होते हैं? देखिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर दें। ठीक है, चलिए सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आर मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, सोडियम सिलिकेट या एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास। ठीक है, तो मेनली आपका जो सिंटर्ड ग्लास होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। किसका बना होगा डियर? बोरोसिलिकेट ग्लास। जी हाँ, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे AMCP अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फार्मेसी 2022 में पूछा गया है, द जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर? जी हाँ, जो जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास होता है वो एक सुटेबल मटेरियल या सुटेबल कंटेनर नहीं होता। किसके लिए? पेरेंट्रल प्रोडक्ट के लिए, ओरल सोल्यूशन के लिए, लिक्विड एक्सटर्नल के लिए, ड्राई पाउडर के लिए। देखिए जो जनरल पर्पज होता है उसे हम नॉन पेरेंट्रल बोलते हैं। टाइप 4 ग्लास नॉन पेरेंट्रल होता है, तो किसके लिए सुटेबल नहीं होगा? पेरेंट्रल के लिए तो सुटेबल नहीं होगा क्योंकि ये नॉन पेरेंट्रल है। तो भैया पूछा गया किसके लिए सुटेबल नहीं है, तो हमारा पेरेंटल के लिए सूटेबल नहीं है, जबकि ओरल सॉल्यूशन, लिक्विड, ड्राई पाउडर सब का सब उसमें आप रख सकते हो। ठीक है, ये हमारा पेरेंटल के लिए सूटेबल नहीं होता है। कौन सा? जनरल पर्पज यानी टाइप 4। क्लियर है? आगे चलते हैं। केरला फार्मेसी 2021 पेज 1 में पूछा गया है, पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर यूज इन टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी? जी हाँ, जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर में पोर साइज कितना होगा जो कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग में यूज होगा? 0.54 माइक्रोमीटर पोर साइज होगा या नॉट ग्रेटर देन 0.45 माइक्रोमीटर, नॉट ग्रेटर देन 0.25 माइक्रोमीटर या 0.75 माइक्रोमीटर। 0.54, 0.4 नॉट मोर देन या नॉट ग्रेटर देन, तो कौन सा होगा पोर साइज मेम्ब्रेन फिल्टर का? तो ये होगा आपका नॉट ग्रेटर देन 0.45 माइक्रोमीटर। जी हाँ, 0.45 माइक्रोन से ज्यादा नहीं होना चाहिए सिंटर्ड ग्लास फिल्टर में पोर साइज। क्लियर है? आगे चलते हैं। हमीरपुर फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया है विच इज नॉट एन इवेल्युएशन पैरामीटर फॉर पेरेंट्रल टेस्ट? जी हाँ, यहाँ में पेरेंट्रल टेस्ट का इवेल्युएशन पैरामीटर कौन सा नहीं है? देखो, टोनिसिटी टेस्ट, लीकर टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट या पायरोजन टेस्ट। देखिए लीकर टेस्ट की बात कर लें, स्टेरिलिटी टेस्ट की बात कर लें, पायरोजन की बात कर लें, सब के सब हमारे पेरेंट्रल के टेस्ट हैं, लेकिन टोनिसिटी हमारा पेरेंटल का टेस्ट नहीं है। टोनिसिटी टेस्ट पेरेंटल का नहीं है। देख सकते हो लीकर, स्टेरिलिटी, पायरोजन सब के सब पेरेंटल प्रिपरेशन के टेस्टिंग होते हैं, लेकिन आपका टोनिसिटी टेस्ट नहीं होगा। क्लियर है? अगला है इसरो फार्मेसी 2021 में पूछा गया है कि डिस्पोजेबल सिरिंज आर मेड ऑफ? जी हाँ, जो सिरिंज वगैरह होता है ना, जो सिरिंज वगैरह होती है वो हमारी किस चीज की बनी होती है? किस चीज की बनी होगी? पॉलीप्रोपाइलिन की उसका जो बॉडी होगा वो बना होगा, या ग्लास का सिरिंज बना होगा,
या पॉलीटेट्राक्लोरोएथिलीन का बना होगा या किसी का भी नहीं। तो भैया जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है मेनली आपका पॉलीप्रोपाइलिन नामक प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीप्रोपाइलिन। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सिरिंज होती है ना, ये सब की सब हमारी पॉलीप्रोपाइलिन की बनी हुई होंगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। BFUHSP बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है। द कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल सलाइन। जी हाँ, जो नॉर्मल सलाइन आता है ना पेरेंट्रल, उसका कंपोजिशन कितना होगा? 9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, 5% वेट बाय वॉल्यूम डेक्सट्रोज या 1.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा जो हमारे नॉर्मल सलाइन होते हैं 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl होता है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर है? ठीक है, 9 ग्राम हमारा साल्ट NaCl होगा 100 ml सोल्यूशन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस एंड फार्मेसी 2022 में पूछा गया है। पाइरोजन टेस्टिंग इज डन फॉर। जी हाँ, पाइरोजन टेस्टिंग किसके लिए करते हैं? ओरल सोल्यूशन के लिए, ओरल टैबलेट के लिए, इंजेक्टेबल के लिए, डिस्पोजेबल टैबलेट के लिए। अभी हमने क्या देखा था? पेरेंट्रल या इंजेक्टेबल सब्सटेंस के लिए ही तो किया जाता था पाइरोजन टेस्टिंग। जी हाँ, इंजेक्टेबल सब्सटेंस के लिए हमारा पाइरोजन टेस्टिंग को हम करते हैं। ठीक है, रैबिट में। आगे चलते हैं। केरला फार्मासिस्ट 2022 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है डियर? ध्यान देने वाली बात है, देखिए। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड ऑयल इज नॉट यूज फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन। इनमें से कौन सा फिक्स्ड ऑयल पेरेंटल प्रिपरेशन में यूज नहीं किया जाता? कोकोनट ऑयल नहीं यूज किया जाएगा, सीसम ऑयल नहीं यूज किया जाएगा, पीनट ऑयल या कॉटन सीड ऑयल। तो ये देखिए, सीसम ऑयल भी होगा, पीनट ऑयल और कॉटन सीड भी यूज किया जाएगा, लेकिन कोकोनट ऑयल यूज नहीं किया जाता। कौन सा? कोकोनट ऑयल यूज नहीं किया जाएगा। देख सकते हो, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड, पीनट, सीसम, ये सब यूज किया जाता है। आपका कोकोनट नहीं यूज किया जाएगा पेरेंट्रल में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केरला फार्मासिस्ट 2022 का, ये भी है। सैम टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। जी हाँ, सैम टेस्ट यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए। क्या? पाइरोजन्स को डिटेक्ट करने के लिए, पार्टिकुलेट उसमें मैटर्स को डिटेक्ट करने के लिए, फॉल्टी सील इन पैकेजिंग, पैकेजिंग में जो फॉल्टी सील होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, अथवा लीकेज स्टाइल प्रोडक्ट में टेस्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डियर पाइरोजन टेस्टिंग के लिए सैम टेस्ट होता है। मेनली आपका सैम टेस्ट पाइरोजन की टेस्टिंग के लिए डिटेक्ट करने के लिए होता है। क्लियर है? आपका रैबिट टेस्ट भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। केरला फार्मेसी 2021 फेज 2 में पूछा गया है। टेस्ट विच इज यूज टू इंश्योर पेरेंटल प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। जी हाँ, ऐसा टेस्ट जो कि इंश्योर करता है कि जो पेरेंटल प्रोडक्ट है उसमें फॉरेन पार्टिकल नहीं है, फॉरेन पार्टिकल हमारा नहीं है, फ्री है, वो टेस्ट क्या कहलाएगा? स्टेरिलिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, लीकेज या पाइरोजन। तो भैया फॉरेन पार्टिकल का जो डिटर्मिनेशन होता है यानी उसकी क्लैरिटी टेस्ट होती है। कौन सा टेस्ट होता है डियर? उसकी क्लैरिटी की टेस्टिंग होगी, जो कि ये बताती है कि पेरेंटल प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल है। वो आपका क्या होगा? क्लैरिटी टेस्ट होता है। क्या होता है? विजिबल जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उससे फ्री होगा, तो क्लैरिटी टेस्ट कहलाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है केरला फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट या लाल टेस्ट फॉर पाइरोजन। जी हाँ, जो लाल टेस्ट होता था ना पाइरोजन की टेस्टिंग के लिए, उसका प्रिंसिपल क्या है? क्या प्रिंसिपल के वर्क से पाइरोजन को डिटेक्ट कर रहा है, किल कर रहा है? देखो, ऑक्सीडेशन है, कोआगुलेशन है, अल्काइलेशन है या रिडक्शन है। तो भैया लाल टेस्ट का प्रिंसिपल यही है कि वो कोआगुलेशन कर देता है प्रोटीन का पाइरोजन के, तो वही हमारा कोआगुलेशन राइट हो जाएगा कि भैया कोआगुलेशन हमारा क्या होगा? इंडोटॉक्सिन कोआगुलेशन, वो हमारा लाल टेस्ट का प्रिंसिपल हुआ। आगे चलते हैं। ये भी केरला फार्मेसी 2020 में पूछा गया है। टर्बुलिन सीरीज इज अवेलेबल इन। टर्बुलिन सीरीज अवेलेबल होता है 1 ml के फॉर्म में, 2 ml में, 3 ml या 5 ml क्वांटिटी में। तो हमारा टर्बुलिन सीरीज हमेशा 1 ml में अवेलेबल होगा। कितना? 1 ml में अवेलेबल होता है डियर, 1 ml पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हरियाणा फार्मेसी 2017 का पूछा गया है। वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर डिस्टिल वाटर एज इट इज फ्री फ्रॉम स्टेराइल। जी हाँ, जो वाटर फॉर इंजेक्शन होते हैं वो डिफर्स करता है डिस्टिल वाटर को एज इट इज फ्री फ्रॉम स्टेराइल।
एंटीऑक्सीडेंट, पाइरोजन, प्रिजर्वेटिव या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो WFI यानी वाटर फॉर इंजेक्शन आपके डिस्टिल वाटर से डिफर क्यों होता है, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम एंटीऑक्सीडेंट होगा या फ्री फ्रॉम पाइरोजन होगा, फ्री फ्रॉम प्रिजर्वेटिव होगा। तो जाहिर सी बात है वो पाइरोजन फ्री होगा, पाइरोजन फ्री होगा, इसीलिए तो नॉर्मल डिस्टिल वाटर से वो क्या है, डिफर है, अलग है। ठीक है, पाइरोजन फ्री होता है, नॉन पाइरोजेनिक प्रोफेशनल होता है। ठीक है, ये हमारा वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक, अगला है विच इज करेक्ट फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन। जी हाँ, वाटर फॉर इंजेक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, यहाँ पे टोटल सॉलिड 20 पार्ट्स पर मिलियन होते हैं और पाइरोजन फ्री होगा, या वाटर फॉर इंजेक्शन में टोटल सॉलिड 10 पार्ट्स पर मिलियन होगा, पाइरोजन फ्री होगा, या 10 पार्ट्स पर मिलियन होगा, स्ट्राइल और पाइरोजन फ्री होगा, या टोटल हमारे सॉलिड 20 पार्ट्स मिलियन होगा और सिर्फ स्ट्राइल होगा। तो ये जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है ये पाइरोजन फ्री होगा, साथ ही साथ इसके जो सॉलिड होंगे 10 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कि भैया हमारा फ्री फ्रॉम पाइरोजन और 10 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 पार्ट ही होगा सॉलिड। ठीक है डियर, आगे चलते हैं। अगला है फॉर आईवी इन्फ्यूजन बॉटल प्रिपरेशन प्लास्टिक मटेरियल विथ पॉलीमर इज यूज। जी हाँ, जो आईवी इन्फ्यूजन का बॉटल का प्रिपरेशन करते हैं तो कौन सा प्लास्टिक मटेरियल पॉलीमर के साथ यूज किया जाता है, कौन सा प्लास्टिक मटेरियल, आईवी इन्फ्यूजन की बात हो रही है तो वहां पे पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC यूज होगा, या पॉलीएथाइलिन यूज होगा, नाइलान होगा, या लो डेंसिटी पॉलीएथाइलिन। भैया नाइलान तो रबड़ हो गया, पॉलीएथाइलिन नहीं होगा। वहां पे जब आईवी इन्फ्यूजन की बात होती है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर के साथ मिक्स करके आईवी इन्फ्यूजन के बॉटल के प्रिपरेशन में यूज होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बैग्स फॉर आईवी सोल्यूशन यानी कि फ्लेक्सिबल पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज होता है। पॉलीप्रोपाइलिन आपका अलग अलग चीज के लिए यूज होगा, पॉलीइथाइलिन ऑप्थाल्मिक प्रोडक्ट में, पॉलीस्टाइनिन प्लास्टिक सिरिंज में, नाइलॉन सिलिकॉन आईवी कैथेटर में, है ना। ये हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है इंजेक्शन इज गिवन इनटू द लिक्विड दैट लुब्रिकेट द आर्टिकुलेटिंग एंड्स ऑफ बोन्स इन जॉइंट। जी हाँ, ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो कि लिक्विड को के फॉर्म में दिया जाता है और वो क्या लुब्रिकेट करता है, आर्टिकुलेटिंग एंड ऑफ बोन। जो बोन ज्वाइंट होता है ना, ज्वाइंट में जो आर्टिकुलेटिंग एंड होता है उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए लिक्विड फॉर्म में जो इंजेक्शन दिया जाएगा उस इंजेक्शन को क्या बोलेंगे, इंट्रा एथिकल इंजेक्शन बोलेंगे, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन बोलेंगे, या इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन, या इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। भैया आर्टिकुलेटिंग एंड बोन के आर्टिकुलेटिंग बोन ज्वाइंट के आर्टिकुलेटिंग एंड को लुब्रिकेट करने का काम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हमारा होता है जो कि लुब्रिकेट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है टोटल सॉलिड कंटेंट फॉर स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। जी हाँ, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन में सॉलिड कंटेंट होना चाहिए नॉट मोर देन 10 पार्ट्स पर मिलियन, नॉट मोर देन 20 पार्ट्स पर मिलियन, नॉट मोर देन 30 पार्ट्स पर मिलियन, या नॉट मोर देन 40 पार्ट्स पर मिलियन। तो भैया स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन में हमेशा सॉलिड 40 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ जी, 1 मिलियन में 40 पार्ट्स, नॉट मोर देन 40 पार्ट्स पर मिलियन, यानी स्टेराइल वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन में 10 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अलग अलग भैया आयनिक कंटामिनेशन कितना होना चाहिए, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन बैक्टीरियल काउंट 10 CFU/मिनट, है ना। तो ये सारी चीजें हमारा इससे याद कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द लीकर टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इनकम्प्लीटली सील्ड एम्प्यूल वैक्यूम शार्पली रिलीज आफ्टर 30 मिनट इज। जी हाँ, जो लीकर टेस्ट हमारा यूज किया जाता है वो एम्प्यूल जो होता है ना, एम्प्यूल पेरेंट्रल, उसकी सील की इंटीग्रिटी को, जो इनकम्प्लीटली सील्ड एम्प्यूल है उसको डिटेक्ट करने के लिए लीकर टेस्ट होता है। तो वहां पे जो वैक्यूम होता है शार्पली रिलीज किया जाता है 30 मिनट के बाद, कितने प्रेशर से, कितना वैक्यूम रिलीज होगा, 27 इंची Hg या 40 इंचेज Hg, 50 इंचेज Hg या 10 इंचेज Hg। तो देखिए जो हमारा प्रेशर रिलीज होगा हमारे 30 मिनट के बाद लीकर टेस्ट में, तो वो आपका 27 इंचेज Hg प्रेशर हमारा रिलीज होता है, 27 इंचेज Hg प्रेशर। ठीक है, वैक्यूम रिलीज होगा शार्पली, ठीक है, 30 मिनट के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटर अटैक टेस्ट इज यूज ओनली विद द कंटेनर विच हैव बीन एक्सपोज्ड टू डैश
फ्यूम अंडर द कंट्रोल डस्ट कंडीशन। देखो जो वाटर अटैक टेस्ट होता है वो कंटेनर के लिए यूज होता है, जो कि हमारा एक्सपोज होता है किससे, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड विथ द कंट्रोल टेम्परेचर कंडीशन, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर। देखो तो यहाँ पे जो वाटर अटैक टेस्ट होता है वो एक्सपोज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड से और उसके ह्यूमिडिटी यानी कंट्रोल ह्यूमिडिटी कंडीशन पे। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कंडीशन हो जाएगा वाटर अटैक में। ठीक है कि भैया सल्फर डाइऑक्साइड पे एक्सपोज होता है वाटर अटैक और कंट्रोल ह्यूमिडिटी कंडीशन में ये टेस्ट किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉकिंग एजेंट एज एंटीऑक्सीडेंट यूज इन स्टेराइल प्रोडक्ट। देखिए एंटीऑक्सीडेंट जब हमने देखा था उसमें दो प्रकार के एजेंट थे, एक ब्लॉकिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है ब्लॉकिंग एजेंट का एग्जाम्पल जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्टेराइल प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। तो देखिए ब्लॉकिंग एजेंट की बात कर लें तो यहाँ पे आपका सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और एस्कॉर्बिक एसिड, ये तीनों आपके क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जबकि ब्लॉकिंग एजेंट की बात कर लें तो एस्कॉर्बिक एसिड ईस्टर हो गया, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन हो जाएगा, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल हो जाएगा, प्रोपिल गैलेट हो जाएगा, ये सब हमारे ब्लॉकिंग एजेंट है। बाकी ये तीन आपका रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो ब्लॉकिंग एजेंट पूछा था तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड ईस्टर। एक्सप्लेनेशन इसको देखिए एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे देखो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये ब्लॉकिंग एजेंट जो कि ऑक्सीडेटिव चेन रिएक्शन दिखाएगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा खुद से। तो रिड्यूसिंग में ये तीनों एग्जांपल हो गए, एस्कॉर्बिक, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट में एस्कॉर्बिक एसिड ईस्टर हो जाएगा, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन हो जाएगा, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल हो जाएगा, है ना, नॉर डाइहाइड्रोग्यूरानिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इफ एनिमल आर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाइरोजन टेस्ट और have not been used during the 2 previous week, टेस्ट इज कैरिड आउट 36 डिग्री, 37, 38 से 39। देखो अगर कोई एनिमल पहली बार पाइरोजन टेस्ट के लिए यूज किया जा रहा है और वो प्रीवियस 2 ईयर से 2 वीक से यूज नहीं किया जाएगा, ऐसे उसका पालन पोषण हो रहा है, तो उसका जो टेस्ट होगा एनिमल का पाइरोजन टेस्ट वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 या 39 डिग्री सेल्सियस पे। तो भैया अगर कोई न्यू एनिमल है, फर्स्ट टाइम उसका पाइरोजन टेस्टिंग हो रहा है, 2 वीक से हमारा टेस्टिंग नहीं हुआ है, तो उसका टेस्ट कंडीशन हम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। कितना रखेंगे, 38 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है ना, सेम टेस्ट में ली 38 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट, यानी कि जो लाल टेस्ट होता है वो यूटिलाइज करता है एंजाइम एक्टिविटी विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जी हाँ, जो लाल टेस्ट होता है वो एंजाइम एक्टिविटी को यूटिलाइज करता है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है कहाँ से, माइस से या अमीबा से या हॉर्स सू क्रैब से या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से। तो भैया लाल टेस्ट मेनली किस्म का एंजाइम एक्टिविटी यूटिलाइज करता है, मेनली हॉर्स सू क्रैब से जो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है। किससे, हॉर्स सू क्रैब, यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना, हॉर्स सू क्रैब। ठीक है, लाइमिनस एमीबोसाइट लाइसेट की बात की जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वियाल्स एंड बॉटल्स आर रेगुलरली नॉट सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टेस्ट। जी हाँ, जो वायल्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, पेरेंट्रल, वो किस टेस्ट, उस पर टेस्ट कौन सा टेस्ट नहीं किया जाता है या कौन सा टेस्ट के लिए सब्जेक्टेड नहीं होते, स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए, क्लैरिटी टेस्ट के लिए, लीकर टेस्ट के लिए या पाइरोजन टेस्ट के लिए। तो मेनली जो वायल्स और बॉटल होते हैं रेगुलरली सुटेबल नहीं होते हैं लीकर टेस्ट के लिए। किसके लिए डियर, लीकर टेस्ट के लिए नहीं होते, बाकी स्टेरिलिटी, क्लैरिटी, पाइरोजन ये मस्ट होता है ना। तो लीकर टेस्ट हमारा जो वायल्स बॉटल के लिए नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो रबर क्लोजर वगैरह होता है ये हमारे उसके लिए सुटेबल होते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेराइल बट मस्ट बी पाइरोजन फ्री। जी हाँ, इसमें कौन सा ऐसा व्हीकल है जो कि स्टेराइल होना रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन वो पाइरोजन फ्री होना चाहिए, इज इंटेंडेड टू बी यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंजेक्टेबल प्रोडक्ट टू बी स्टेराइज आफ्टर प्रिपरेशन। जी हाँ, कौन सा ऐसा फॉलोइंग व्हीकल होगा जो कि स्टेराइज नहीं होगा, स्टेराइल नहीं होगा, लेकिन वो फ्री फ्रॉम पाइरोजन होना चाहिए। वो प्योरीफाइड वाटर कहलाएगा, वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी कहलाएगा, या स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन कहलाएगा, या बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन कहलाएगा। तो भैया स्टेराइल नहीं होना चाहिए लेकिन पाइरोजन फ्री होना चाहिए, तो हमने यही तो देखा था वाटर फॉर इंजेक्शन। क्या देखा था, वाटर फॉर इंजेक्शन
सिंपल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन्ड होता है, जो कि पाइरोजन फ्री होना चाहिए और नॉन स्टेराइल होगा, चलेगा। ठीक है, ये हमारा वाटर फॉर इंजेक्शन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर। जी हाँ, जो जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास है यानी टाइप 4 ग्लास है, किस प्रोडक्ट के लिए उसका वो ग्लास कंटेनर की तरह यूज नहीं होगा। किस प्रोडक्ट के लिए? पेरेंट्रल प्रोडक्ट के लिए, ओरल सोल्यूशन के लिए, लिक्विड के लिए, ड्राई पाउडर के लिए। तो भैया जनरल पर्पज यानी टाइप 4 ही नॉन पेरेंट्रल होता है। नॉन पेरेंट्रल होता है यानी कि वो सुटेबल नहीं होगा किसके लिए? आपका पेरेंट्रल के लिए सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों का तीनों आपका, चाहे वो आपका ड्राई पाउडर हो, ऑइंटमेंट हो, एक्सटर्नल लिक्विड हो, उसके लिए होता है, लेकिन पेरेंट्रल के लिए ये सुटेबल नहीं होता। नॉन पेरेंट्रल यानी जनरल पर्पस सोडा लाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इन वाटर फॉर इंजेक्शन द कॉलोनी फार्मिक यूनिट यानी कि CFU पर ml नॉट मोर देन। जी हाँ, वाटर फॉर इंजेक्शन में जो बैक्टीरियल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होनी चाहिए पर ml में, वो कितने ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉट मोर देन 10, नॉट मोर देन 20, नॉट मोर देन 100 या नॉट मोर देन 50। तो ये कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट वाटर फॉर इंजेक्शन में नॉट मोर देन 10 होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? नॉट मोर देन 10 पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10, सॉरी बैक्टीरियल काउंट 10 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग ग्लास कंटेनर ऑफ पेरेंट्रल फॉलो पाउडर्ड ग्लास टेस्ट एक्सेप्ट 1। जी हाँ, यहाँ पे हमारा सारे कंटेनर पेरेंट्रल पाउडर्ड ग्लास टेस्ट उनका होता है, लेकिन एक का नहीं होता। देखो ये पाउडर ग्लास टेस्ट किसका होता था? टाइप 1 ग्लास, टाइप 3 ग्लास और टाइप 4 ग्लास का। टाइप 2 का पेरेंट्रल नहीं होता था, इसका क्या होता था? वाटर एक्टाइट टेस्ट होता था। और टाइप 1 को हम बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं, हाईली रजिस्टर्ड। और हमारा ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के लिए वाटर अटैक टेस्ट होता है, तो वही एक्सेप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के लिए हम पाउडर अटैक टेस्ट यूज नहीं करते, तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। हाँ जी, एक्सेप्शन पाउडर अटैक जिसमें नहीं होता वो होगा ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। क्या होगा? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास में वाटर अटैक टेस्ट होता है। ठीक है, टाइप 2 ग्लास। ठीक है, बाकी तीनों में पाउडर अटैक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर द बैग्स ऑफ IV सोल्यूशन विच टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल यूज। जी हाँ, IV सोल्यूशन अगर जिस बैग में, जिस प्लास्टिक कंटेनर में होगा, उसको बनाने के लिए कौन सा प्लास्टिक मटेरियल यूज किया जाएगा? पॉलीथाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, फ्लेक्सिबल पॉलीविनाइल क्लोराइड या नाइलॉन सिलिकॉन रबर। तो भैया IV इन्फ्यूजन, IV सोल्यूशन के लिए मेनली आपका फ्लेक्सिबल PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारा यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यही राइट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल PVC। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ ब्लो फिल सील। जी हाँ, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। किसके रिगार्डिंग? ब्लो फिल सील टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग करेक्ट है ओवर कन्वेंशनल फिलिंग प्रोसेस ऑफ द पेरेंट्रल एक्सेप्ट 1। जी हाँ, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 3 स्टेटमेंट तो सही है। किसके रिगार्डिंग? ब्लो फिल सील टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। किसके कंपैरिजन में? कन्वेंशनल फिलिंग प्रोसेस में। एक एक्सेप्शन है, एक सही नहीं है, उसी को पकड़ना है। देखो ब्लो फिल सील में वैलिडेशन रिक्वायरमेंट घट जाती है, बिल्कुल सही बात है, घट जाती है। एंड देयर इज अ लार्ज चॉइस इन द शेप ऑफ नेक एंड ओपनिंग डिवाइस। जी हाँ, इसमें लार्ज चॉइस होती है ब्लो फिल सील में कि जो नेक होता है, जो हमारा ओपनिंग डिवाइसेस होता है, उसके शेप से रिलेटेड। ये भी स्टेटमेंट सही है। और अगला दिया है हाई लेबर इज इन्वॉल्व। भैया ब्लो फिल सील में लेस लेबर यानी कि मेहनत कम लगती है, लेस लेबर इन्वॉल्व होता है, तो यही एक्सेप्शन हो जाएगा। बाकी आपका जो ब्लो फिल सील होता है वो सुटेबल होता है थर्मोलाइल के लिए, थर्मोलेबाइल के लिए। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऑप्शन सी हमारा एक्सेप्शन पूछा था, तो एक्सेप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेस लेबर इन्वॉल्व है, बाकी आपका वैलिडेशन रिक्वायरमेंट कम है और सुटेबल होता है थर्मोलेबाइल के लिए, सब होता है। ठीक है डियर, कन्वेंशनल के अपेक्षा ब्लो फिल सील की बात की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज फॉर लीक टेस्ट। जी हाँ, लीकेज टेस्ट में किस डाई को यूज किया जाता है? ब्लू कलर की रहती थी ना, मेथाइलिन ब्लू। जी हाँ, मेथाइलिन ब्लू सोल्यूशन अगर रिलीज होगा तो हम जान जाएंगे कि पेरेंट्रल लीक कर रहा है, क्योंकि वो नीला नीला कलर आ जाएगा, तो लीक कर रहा है, यानी मेथाइलिन ब्लू का हमारा डाई यूज किया जाता है, मेथाइलिन ब्लू डाई। क्लियर है?
आप यहाँ पे देख सकते हो, मेथाइलिन ब्लू वगैरह डाई होगा, एम्पूल वगैरह में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द ग्लास विच इज मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकली इज इंटायरली कंपोज्ड ऑफ एंड कैन बी मेल्टेड एंड मोल्डेड एट हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। क्या होगा, देखो ऐसा ग्लास जो कि मोर रेजिस्टेंट होता है केमिकली, वो इंटायरली किसका कंपोज होगा, बोरिक ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, बोरिक या सिलिकॉन, किसका कंपोज होगा, और टेम्परेचर किस टेम्परेचर कंडीशन पे वो मेल्टेड होगा, मोल्डेड होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसमें रहेगा, जो हाईली केमिकल रेजिस्टेंट होगा, और वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है, मोल्ड किया जाता है, सांचे में बना के ग्लास बनाया जाता है ना। तो हाई टेम्परेचर पे वो आपका हो जाएगा, ठीक है डियर। चलिए ये हो गया आपका बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होगा हमारा हाईली रेजिस्टेंट केमिकल और हाई टेम्परेचर पे मेल्टेड होगा, हाई टेम्परेचर पे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच इज करेक्ट फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि इसमें टोटल सॉलिड 20 पार्ट्स पर मिलियन होंगे, पाइरोजन फ्री होगा, या 10 पार्ट्स पर मिलियन होंगे, पाइरोजन फ्री होगा, 10 पार्ट्स मिलियन स्टाइल पाइरोजन फ्री होगा, या टोटल सॉलिड 20 पार्ट्स पर मिलियन और स्टाइल होगा। तो भैया वाटर फॉर इंजेक्शन के हमने बताया था कि इसमें जो सॉलिड कंटेंट होगा नॉट मोर देन 10 पार्ट्स पर मिलियन और ये पाइरोजन फ्री होगा, ठीक है। ऑप्शन बी भैया, पाइरोजन फ्री 10 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पूछा गया है फॉर आईवी इन्फ्यूजन बॉटल प्रिपरेशन प्लास्टिक मटेरियल विद पॉलीमर इज यूज। जी हाँ, आईवी इन्फ्यूजन बॉटल प्रिपरेशन के लिए जो प्लास्टिक मटेरियल होता है पॉलीमर के साथ कौन सा होगा, पीवीसी, पॉलीथाइलिन, नाइलॉन या लो डेंसिटी। तो भैया पीवीसी होगा, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड याद कर लेना, आईवी इन्फ्यूजन वगैरह के लिए, आईवी सॉल्यूशन के लिए फ्लेक्सिबल पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, विच टाइप ऑफ ग्लास यूज फॉर द पैकेजिंग ऑफ ड्राई पाउडर। जी हाँ, ड्राई पाउडर की पैकेजिंग के यूज करने के लिए किस प्रकार का ग्लास, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4। तो भैया टाइप 3 ग्लास यूज किया जाता है किसके रिगार्डिंग, आपका ड्राई पाउडर के पैकेजिंग में। ड्राई पाउडर के पैकेजिंग में टाइप 3 जो सोडा लाइम ग्लास होगा, है ना, ड्राई पाउडर ओलिजिनियस सोल्यूशन, ठीक है। चलिए अगला है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एम्पूल एंड वियल्स विच मेथड इज यूज। जी हाँ, एम्पूल बनाने के लिए जो पेरेंटल होता है, वायल्स बनाने के लिए कौन सा मेथड हमारा यूज किया जाएगा, कास्टिंग मेथड, ब्लोइंग मेथड, प्रेसिंग मेथड या ड्राइंग मेथड। तो भैया एम्पूल वियल्स एक साचा दिया जाएगा तो मेनली ड्राइंग, बाकी कास्ट करना, ब्लो करना, फूकना वो सब बड़े बड़े कंटेनर के लिए होता है ना। तो ड्राइंग मेथड एम्पूल वियल्स के लिए मेनली आपका ड्राइंग मेथड होता है। मोल्टन ग्लास को पुल्ड करते हैं डाइस रोलर के साथ और सॉफ्ट ग्लास में शेप दे देते हैं। अलग अलग जो हमारे ब्लोइंग मेथड, ये सब याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, द पेरेंट्रल इमल्सन शुड हैव ड्रॉपलेट साइज ऑफ। या जो पेरेंट्रल इमल्सन होते हैं उनका ड्रॉपलेट साइज कितना होना चाहिए, 1 से 5 माइक्रोन या 10 से 15 माइक्रोन, 20 से 50 या नन ऑफ द अबव। तो भैया पेरेंट्रल इमल्सन का जो ड्रॉपलेट साइज मेनली 1 से 5 माइक्रोन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 से 5 माइक्रोन, कितना 1 से 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए डायमीटर में, ठीक है। आगे चलते हैं, सर्फेक्टेंट नॉट यूज पेरेंट्रली। जी हाँ, ऐसा कौन सा सर्फेक्टेंट है जो पेरेंट्रली यूज नहीं किया जाता है। देखिए पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल, ये भी एज ए सर्फेक्टेंट यूज किया जाएगा पेरेंट्रल प्रिपरेशन में। ट्विन वाला भी यूज किया जाता है, पोविडोन भी यूज किया जाता है, लेकिन स्टेटिल ट्राईमेथिल अमीनियम ब्रोमाइड ये नहीं यूज किया जाएगा पेरेंट्रल। जी हाँ, ये नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी बात करेंगे चाहे ट्विन की, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल की, पोविडोन की, पोलोजेमर की, लेसिथिन की, सब का सब हमारा यूज किया जाता है एज अ पेरेंट्रल सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाटर फॉर इंजेक्शन शुड नॉट बी हेल्ड फॉर मोर देन 24 आवर, 48 आवर, 72 घंटा, 36 घंटा एट रूम टेम्परेचर। जी हाँ, वाटर फॉर इंजेक्शन को कितने घंटे से ज्यादा रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना चाहिए, 24 घंटे ज्यादा, 48, 72, 36। तो राइट होगा 24 घंटे से। भैया आफ्टर कलेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन कलेक्शन के बाद 24 घंटे के विदिन आपको यूज करना चाहिए, विदिन 24 आवर आफ्टर कलेक्शन आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए वाटर फॉर इंजेक्शन, अगला है बेंजिल अल्कोहल यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पेरेंट्रल प्रोडक्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ। जी हाँ, पेरेंट्रल प्रोडक्ट में जो बेंजिल अल्कोहल प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज किया जाता था, तो क्या कंसंट्रेशन होता है उसका, किस कंसंट्रेशन में, 0.01%, 0.01 से 0.1 से 0.5, 0.5 से 1%, 0.15 से 0.3%। तो भैया बेंजिल अल्कोहल मेनली 0.5 से
1% की कंसंट्रेशन में पेरेंट्रल में यूज किया जाता है, ठीक है, 0.5 से 1% के बीच में, है ना। चलिए मैक्सिमम 1 होगा। आगे है ब्लॉकिंग एजेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ नॉन एक्वस पेरेंट्रल प्रिपरेशन। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है। एंटीऑक्सीडेंट में एक ब्लॉकिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट में तो आपको बताया था आपका कौन कौन था, है ना। यहाँ पे ब्लॉकिंग एजेंट पूछा तो ब्लॉकिंग एजेंट वही तो होगा, प्रोपिल गैलेट। बाकी ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है, थायोग्लाइकोलिक, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, तीनों आपके रिड्यूसिंग है। प्रोपिल गैलेट आपका ब्लॉकिंग एजेंट है, BHT है ब्लॉकिंग एजेंट, BHA है, अस्कॉर्बिक एसिड एस्टर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्रिज ड्राइड प्रोडक्ट विच टाइप ऑफ रबर क्लोजर आर यूज्ड। जी हाँ, फ्रिज ड्राइड अगर प्रोडक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो रबड़, किस प्रकार का रबड़ आप क्लोजर यूज करोगे, पंक्चर्ड क्लोजर, प्लंग्ड क्लोजर, स्लॉटेड क्लोजर या डिस्क शेप्ड क्लोजर। तो भैया जो फ्रिज ड्राइड प्रोडक्ट होते हैं ना उसमें हम स्लॉटेड क्लोजर, स्लॉट टाइप बना रहेगा। देखो इस कुछ इस प्रकार से है, स्लॉटेड क्लोजर हमारा यूज किया जाता है किसके लिए, जो हमारे फ्रिज ड्राइड प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। एम्पूल्स आर सील्ड बाई या सीलिंग बाई। जो एम्पूल होता है ना, जो इंजेक्शन होता है छोटा सा, उसमें भरा रहता है, डॉक्टर यहाँ तोड़ते हैं, निकालते हैं, लगाते हैं, तो वो सील होता है टिप सील के द्वारा, पुल सील, बोथ एंड बी, यस क्लोजिंग द ओपनिंग विद रबर क्लोजर। तो भैया रबर क्लोजर तो होता नहीं है, मेनली टिप और पुल दोनों से, यानी टिप और पुल सील दोनों के द्वारा। जी हाँ, किसके द्वारा डियर, सीलिंग एम्पूल की आपका टिप सील और पुल सील दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द वैक्यूम अप्लाइड फॉर द लीकर टेस्ट फॉर वायल्स इज। जी हाँ, वायल्स में जब लीकर टेस्ट करते हो तो जो वैक्यूम दिया जाता है वो कितना होगा, 27 mmHg, 40 mmHg, 50 mmHg या 10 mmHg। तो नॉर्मल उसका रेंज होगा 27 mmHg लीकर टेस्ट का वैक्यूम दिया जाता है वायल्स के टेस्टिंग में, ठीक है। कितना होगा, 27 इंच मरकरी mmHg, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, वाटर रेजिस्टेंट ऑफ ग्लास कंटेनर आर टेस्टेड बाय मेजरिंग amount of alkali released into water, amount of acid released into water या estimation of silicate level या turbidity। देखिए जो हमारे वाटर का या ग्लास कंटेनर का वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट किसके द्वारा हम मेजर करते हैं कि भैया कितना अमाउंट ऑफ अल्कली लीच हो रहा है वाटर में हमारा ग्लास के द्वारा। तो अमाउंट ऑफ अल्कली लीच इनटू द वाटर, ये हमारा वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट हमारा ग्लास का होता है। क्लियर है डियर। तो ये थे आपके टोटल क्या, जी हाँ, ये थे आपके टोटल 50 क्वेश्चन पेरेंट्रल प्रोडक्ट यानी पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म टॉपिक से। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट था, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में बहुत पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो फार्मास्यूटिक्स के अब तक जितने भी टॉपिक हो चुके हैं सबको वीडियो सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख लेना, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और सारे जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से समझना, जिससे जो भी पॉसिबल MCQ है वो आप अच्छे से कर सकते हो। उम्मीद होगी आज की क्लास, आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। सारा जो क्वेश्चन एक बार रिवाइज कीजिएगा ताकि कोई भी डाउट न रह जाए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के अगले MCQ वीडियो में, अगले सीरीज के साथ, अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।